Good evening, guys. This is Rahul Asthana, manager in Punjab Current Bank. So once again, I'm going to welcome you all on my channel named Bankers Kingdom, now a part of Banking सीखो। जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आप लोग कि अब बैंकर्स किंगडम और बैंकिंग सीखो दोनों एक ही चैनल हो गए हैं। अब हम साथ में वीडियोस लाएंगे, साथ में जो हमारे स्ट्रैटेजी थी, जो हम पहले आप लोगों को क्लासेस चलाते थे, वो साथ में इस चैनल पे नहीं आएगा, बैंकर्स किंगडम पे नहीं आएगा, वो बैंकिंग सीखो चैनल पे आएगा। रीज़न क्या है कि हम दोनों ही स्केल 2 ऑफिसर हैं। बैंकर्स किंगडम चैनल मेरा है एंड बैंकिंग सीखो चैनल है जिनका, वो हम दोनों ही स्केल 2 हमने 2020 में क्वालिफाई किया था। और हमने बात किया तो हमने पाया कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बैंकिंग का कोई नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है और बहुत ज़्यादा गलत वो अवेयरनेस फैला रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो हमने सोचा है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हम क्लासेस लेंगे और जैसे क्लासेस पहले चल रही थी विदाउट कॉस्ट, वो चलती रहेंगी। इसके अलावा हम मॉक भी लाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद यही कारण था कि मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो ला रहा हूँ। हम मॉक की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो कंटेंट आपके लिए लाएँ जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, आप लोग उसको मैच कर पाएंगे। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो समझ जाएंगे कि हाँ, जो क्वेश्चंस हम ला रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है एग्ज़ाम्स को लेकर। ठीक है, तो वो चीज़ चल रही हैं। बहुत जल्दी हम इसको अनाउंस कर देंगे। मॉक अगले महीने आ जाएगा, फर्स्ट वीक है। कोशिश करेंगे हम 10 तारीख से पहले लॉन्च कर दें, ताकि आप लोग जो है मॉक से तैयारी करना शुरू कर दें और क्लासेज जैसे रेगुलर चल रही हैं वैसे रेगुलर चलती रहेगी। फिलहाल आज है 28 मार्च और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन के बारे में, पिछले कुछ दिनों के फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच बैंक हैज लाइंड अप अ डजन एनपीएस ऑन सेल टू रिकवर लोन ड्यूज ओवर 820 करोड़। हाल ही में किस बैंक ने ये डिसीजन लिया है कि वो लगभग 1 दर्जन एनपीए अकाउंट को रिकवर करने के लिए एआरसी के बाद भेजेगा? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एक मिनट तो अब ये क्या करेंगे, एसबीआई क्या करेंगे? इसका जवाब एसबीआई है। वैसे एसबीआई ने क्या डिसीजन लिया है कि वो अपने 12 अकाउंट्स को जो कि एनपीए हो चुके हैं वो किसको देने वाला है? एआरसी को देने वाला है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और एआरसी को क्या कहेगा? वो एआरसी को कहेगा कि इन प्रॉपर्टी की नीलामी करो। इस नीलामी से 820 करोड़ रुपए तो मिलने ही मिलने हैं। जो कॉस्ट लगाया है, जो नीलामी का बेस प्राइस लगाया है एसबीआई ने, वो 820 करोड़ का होता है। इससे ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि जब नीलाम होगा तो बेस प्राइस रखा गया है उन 12 अकाउंट का 820 करोड़ रुपए, और जब नीलामी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नीलामी में ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं उन अकाउंट्स की बात करता हूँ, उन कंपनियों की बात करता हूँ जिनको एनपीए घोषित कर दिया गया है और जिनसे अब अमाउंट वसूल किया जाएगा उनकी नीलामी करके। तो मैं जो टॉप जो है, जिनके अमाउंट ज़्यादा है, उनका नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले तो टॉप वर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड करके कंपनी है जिसको एसबीआई ने लोन दे रखा था। ठीक है, लोन कितने का दे रखा था? 396.74 करोड़, 396 करोड़ 74 लाख का इनको लोन दे रखा था, जो कि एनपीए हो चुका है। इसको दिया जाएगा किसको? अब एआरसी को दे दिया गया है। अच्छा, जो बिडिंग लगाई जाएगी, या यूं कहे कि नीलामी जो लगाई जाएगी, वो 85 करोड़ से शुरू होगा, 85 करोड़ से शुरू होगा। ठीक है, मतलब 396 करोड़ 74 लाख का इनका एनपीए का अकाउंट था, यानी कि इतना लोन अमाउंट था, लेकिन जो बिडिंग शुरू होगी वो 85 करोड़ से शुरू होगी। ये तो पहला बैंक हो गया। ठीक है, अब पहली कंपनी हो गई। अब मैं दूसरे कंपनी की बात करता हूँ। दूसरी कंपनी का नाम है बालासोर एलॉयज। बालासोर एलॉयज का जो है वो अमाउंट जो है, लोन अमाउंट, वो 186 करोड़ 10 लाख का है। ठीक है, जो इनके ड्यूज हैं, जो इनको देने हैं बैंक को। ठीक है, टोटल लोन अमाउंट, यानी कि इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा। 186 करोड़ 10 लाख का इनका ड्यूज हैं जो इनको बैंक को देने हैं, जो कि ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनका जो बेस प्राइस रखा गया है वो 178 करोड़ 22 लाख का रखा गया है। 178 करोड़ 22 लाख का इनका बेस प्राइस रखा गया है, यानी कि जो नीलामी लगेगी वो 178 करोड़ 22 लाख से शुरू होगी। ये दूसरी कंपनी है। ठीक है, मैं उन अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ जिनमें सबसे ज़्यादा ड्यूज़ हैं, जिनको मतलब उस लिस्ट में सबसे पहले रखा गया है। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया आपको टॉप वर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड, दूसरा मैंने बताया बालासोर एलॉयज। अब मैं तीसरे कंपनी पे चलता हूँ। तीसरी कंपनी का नाम क्या है? तीसरी कंपनी का नाम है अनुपम इंडस्ट्रीज। 46.38 करोड़ आउटस्टैंडिंग है इनका 46 करोड़ 38 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है
आउटस्टैंडिंग ड्यूज है जो इनको बैंक को पे करने हैं, जो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए एनपीए हो गए हैं। और बैंक इतने अमाउंट अपने पास रखना नहीं चाहती, वो सोच रही है कि अगर उन प्रॉपर्टीज़ को जो मेरे पास में मॉर्गेज हैं, गिरवी है, अगर हम उनको एआरसी को दे देंगे और एआरसी उनकी नीलामी करके पैसे वसूलता है तो हमारे लिए भी थोड़ा सा बेहतर ही होगा, हमारे पास भी कुछ फंड आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरी कंपनी थी। अब चौथी कंपनी की बात करता हूँ मैं। चौथी कंपनी का नाम है क्लच ऑटो। क्लच ऑटो, ठीक है, इसका 26.14 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है। इतना ड्यूज है जो एसबीआई को देने हैं। ठीक है, क्लच ऑटो नाम है उस कंपनी का। चौथी कंपनी का नाम बता रहा हूं मैं। पहली कंपनी थी टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी थी बालासुर एलॉयज, तीसरी है अनुपम इंडस्ट्रीज और चौथी है क्लच ऑटो। ठीक है, पांचवें पे चलता हूं। पांचवी कंपनी का नाम है किंगस्टन पॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड। किंगस्टन पॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनका कितना ड्यूज है? इनका है 17 करोड़ 15 लाख रुपए का। ठीक है, 17 करोड़ 15 लाख रुपए का इनका ड्यूज है, जो कि इनको एसबीआई को पे करने थे। अब ड्यूज में मैं एक चीज और बता दूं, ड्यूज जब होते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया है, मान लो आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 2 लाख का लोन लिया और आप एनपी हो गए, आपने 3 साल तक इसको नहीं चुकाया, अब 3 साल का ब्याज मान लो बनता है 70,000 रुपये। तो अब अगर आप बैंक से पूछोगे कि मेरे ड्यूज कितने हैं, तो वो आपको सिर्फ प्रिंसिपल नहीं बताएगा, आपको बताएगा 2,70,000 रुपये आपके ड्यूज रहते हैं, आपको इतना पे करना है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी देता है बैंक। अगर बैंक ये सोच रहा है कि यार इस बंदे से तो पैसे आने नहीं है, कुछ मिल जाए, तो क्या तरीका होता है, मैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें आपको क्लियर करूंगा। ओटीएस बोलते हैं उसको, मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, वैसे पांचवी कंपनी का नाम है किंगस्टन पॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिनका अपना 17 करोड़ 15 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। छठी कंपनी की बात करता हूं मैं। छठी कंपनी की बात करता हूं, संभव एग्जिम। संभव एग्जिम 11 करोड़ 39 लाख रुपए इनके आउटस्टैंडिंग है। 11 करोड़ 39 लाख रुपए इनके आउटस्टैंडिंग है, ड्यूज हैं, जो कि एनपीए हो चुके हैं और अब एआरसी को जा रहे हैं। ठीक है, सातवीं कंपनी की बात कर लेता हूं मैं, व्रज कैटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड। व्रज कैटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड 8 करोड़ 6 लाख रुपए का इनका आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, व्रज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड यानी सातवीं कंपनी 8 करोड़ 6 लाख का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और सातवीं कंपनी की बात करता हूं, घंटा करना इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये आठवीं कंपनी, सॉरी, व्रज जो थी वो सातवीं कंपनी थी, आठवीं कंपनी है घंटा करना इंटरप्राइजेस, जिनका 2 करोड़ 93 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है। टोटल तो वैसे 12 अकाउंट है, 8 जो है अकाउंट्स का जिक्र किया गया है, जो मेरे को पता थे वो मैंने बता दिए। ये आठवीं कंपनी है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर जो है ये 820 करोड़ रुपए के ड्यूज हो रहे हैं। इन 820 करोड़ रुपए को अब एसबीआई क्या कर देगा, इन प्रॉपर्टीज को दे देगा एआरसी को, और एआरसी क्या करेगी, इनकी नीलामी करेगी। इनका बेस प्राइस भी रखा गया है कि किस अमाउंट से नीलामी शुरू करनी है। एक और चीज जो एसबीआई ने क्लियर किया है, वो बता देता हूं। जैसे टॉप वर्थ की बात कर लेता हूं, टॉप वर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड, इनका ड्यूज है 396.74 करोड़। ठीक है, ये 396.74 करोड़ का इनका ड्यूज है और बिडिंग शुरू हो रही है 85 करोड़ से। ठीक है, अब बैंक ने क्लियर किया है कि मान लेते हैं कि अगर ये अमाउंट, हो सकता है जब नीलामी शुरू होगी तो लोग बोलियां लगाएंगे, मान लेते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो इतना जाएगा नहीं, किसी भी कंडीशन में 396.7 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, मान लो बिडिंग लगते लगते 400 करोड़ पहुंच गया। ठीक है, 400 करोड़ पे बिडिंग खत्म हुई, 400 करोड़ जिसने बोली लगाई उसको ये प्रॉपर्टी मिल गई। अब ड्यूज इनका कितना था, 396.74 करोड़। बाकी जो मिला है बैंक को 400 करोड़ मिला है, लेकिन एसबीआई बैंक ने क्लियर किया है कि हम किसी भी हालात में ये जो एक्सेस अमाउंट होगा वो कस्टमर को नहीं देंगे, वो हमारा ही रहेगा, और बनता भी है। एसबीआई उसका मालिकाना हक रखता है। जब तक आप अमाउंट पे कर रहे थे, आप उस प्रॉपर्टी में 50% का शेयर था, चलो ठीक है, एसबीआई के पास में था उस प्रॉपर्टी, लेकिन अब जब ये एनपीए हो चुका है तो पूरी जो इसकी कह सकते हैं कि मालिकाना हक जो रखता है वो एसबीआई बैंक रखता है।
तो अगर लॉस होता है तो भी एसबीआई बैंक बियर करेगा और अगर प्रॉफिट होता है तो भी एसबीआई बैंक बियर करेगा। मान लेते हैं सिर्फ 100 करोड़ में ही बिडिंग लगती है, 85 करोड़ का बेस प्राइस है, 100 करोड़ में बिडिंग लगती है और 396 करोड़ रुपए जो था इसका जो टोटल ड्यूज था, तो 296 करोड़ का जो लॉस है वो एसबीआई ही बियर कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉस में एसबीआई बोल रहा है कि मैं अकेले बियर करूंगा, तो प्रॉफिट भी अगर होगी तो वो मैं अकेले बियर करूंगा, यानी उसमें कस्टमर को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अभी हाल ही में लगभग 12 अकाउंट को एसबीआई ने एआरसी को देने का फैसला किया है, जो कितने के होते हैं, 820 करोड़ रुपए के होते हैं। इनकी नीलामी होगी और उस नीलामी से जो भी पैसा होगा वो एसबीआई को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हाउ मच अमाउंट रिकवर्ड थ्रू ओटीएस बाय 11 बैंक्स इन नियरली 4 फाइनेंशियल ईयर्स। ओटीएस, देखो ये वर्ड आ गया यहाँ पे, ओटीएस। ओटीएस का फुल फॉर्म होता है वन, टी का मतलब होता है टाइम और एस का मतलब होता है सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट। क्या होता है ये वन टाइम सेटलमेंट और क्यों बैंक इसको वन टाइम सेटलमेंट को प्रमोट करते हैं? प्रमोट तो नहीं करते हैं लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है। और ये जो ओटीएस के अमाउंट जो बताए जा रहे हैं, इसका आंसर है 61,000 करोड़ रुपए। तो मैं आपको बता देता हूं कि ओटीएस क्या होता है। वैसे डाटा की बात की जा रही है ओटीएस के थ्रू 61,000 करोड़, ये 4 फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर है और ये जो करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डाटा है। मतलब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर पूरे 12 महीने, और ये जो हमारा इस साल का जो चल रहा है ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डाटा। ये यूं कह सकते हैं 36 तो ये हो गए और 36 में आप 9 जोड़ और 2 45 महीनों का डाटा है। ठीक है, 45 महीनों का डाटा है, यानी कि पिछले 45 महीनों में बैंक ने ओटीएस के थ्रू 61,000 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। क्या होता है ओटीएस, मैं बताता हूं। आपने एक पर्सनल लोन लिया, आपने एक पीएल लिया, पर्सनल लोन लिया, कितने का लिया? लाख रुपए का। लाख रुपए का आपने पर्सनल लोन ले लिया। आपने सोचा था कि भैया चलो बाइक वाइक खरीद लेंगे, अच्छा खाता गाड़ी ले लेंगे, थोड़ा सा टेंशन होना चाहिए, कॉलेज के बाहर जाके वेट करेंगे, कोई तो निकलेगा। ठीक है, लाख रुपए आपने ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद लेने के बाद आप आ गए पानी में, जितने पानी में आप नहीं दिखना नहीं चाह रहे थे उतने पानी में आप आ गए। अब क्या हुआ, आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो, पे नहीं कर पा रहे हो। अब बैंक के पास सबसे बड़ी मजबूरी है कि बैंक के पास में कुछ ऐसा चीज़ है भी नहीं, हथियार भी नहीं है कि वो आपको फोर्स कर सके, क्योंकि ये तो अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ भी गिरवी नहीं रखा था आपने कस्टमर का सिविल देखा था, कस्टमर की सैलरी आ रही थी, कस्टमर ने क्या किया, वो उसका चक्कर वक्कर कुछ गलत संगत में पड़ गया, फिर उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी, अब सैलरी तो आई नहीं रही है, तो बैंक करे क्या? अब बैंक ने सोचा था कि यार सिविल तो बढ़िया है इसका, लोन दे देते हैं। दूसरा, इसकी सैलरी भी जिस बैंक अकाउंट में आ रही है रेगुलर आ रही है, सैलरी भी मान लो 30,000 रुपये है, तो इसको लाख रुपए देते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन कस्टमर भाई साहब क्या करके बैठ गए, उन्होंने जॉब भी छोड़ दी। ठीक है, और 1 लाख रुपए पे नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोन क्या होंगे, एक टाइम पे चल के एनपीए हो जाएंगे। वो आपको पता ही हो क्राइटेरिया, 90 दिन तक आप रेगुलरली ईएमआई ना पे करो तो आप एनपीए हो जाओगे। अब ये एनपीए हो गया लाख रुपए, और मान लेते हैं कि एनपीए हुए 2 साल गुजर गए, 2 ईयर गुजर गए, ये लाख रुपए का ब्याज लग के टोटल बन गया 1,35,000 रुपये। 2 साल का इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा। 1 लाख रुपए आपने लिए थे, आपने 1-2 किस्त उतारी होगी, उसके बाद में आपने उतारा नहीं, 2 साल का ब्याज लगे 1,35,000 हो गया। ऐसे लोन जो अनसिक्योर्ड होते हैं, ऐसे लोन जिसमें कुछ भी आप कस्टमर के पास गिरवी नहीं रखते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे केसीसी की बात करूं जिसमें आप जमीन गिरवी रखते हैं बैंक के पास में, उस केस में बैंक के पास मजबूरी ये होती है कि बैंक केसीसी लिमिट में जो भी जमीनें गिरवी रखी जाती है वो बेच नहीं सकता है, क्योंकि उसमें सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चरल लैंड पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। तो जब भी एक किसान केसीसी लिमिट बनवाता है और मान लो 10 लाख की लिमिट बनवाई और 10 लाख रुपए पूरे ले लिए, ठीक है, और वो पे नहीं कर रहा और ये 15 लाख रुपए हो गया, तो बैंक ना तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है जो उसने गिरवी रखा था, और ना ही कस्टमर को मतलब एक विक्टिम कार्ड खेल सकता है ना, कि आप किसानों को परेशान कर रहे हो, और कहीं किसान ने आत्महत्या कर ली या किसी वजह से उसकी डेथ हो गई सॉरी, और घर वालों ने ये कह दिया कि इन्होंने आके हमारे पति को थोड़ा सा परेशान किया था और वो सदमे में आके डेथ हो गई, तो भाई गया, बैंकर तो गया। तो बैंकों की बहुत मजबूरियां होती है। उस केस में बैंक समय समय पे एक स्कीम चलाता है, ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट चलाता है। 1 लाख वाले केस की बात कर रहा था मैं, 1 लाख का लोन था और 35,000 रुपये ब्याज लग गए थे, टोटल 1,35,000 रुपये हो गए थे। 1,35,000 रुपये कस्टमर को देने थे। बैंक कहता है हम ओटीएस स्कीम ला रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट यानी कि तू हमें एक बार में ही पैसे दे दे और हम इस लोन को बंद कर देंगे। तो कस्टमर बोलेगा यार मेरे को पैसे देने होते तो मैं पहले नहीं देता, अब ऐसा क्या है कि मैं आपको पैसे दूंगा। बैंक ऑफर करता है कि सिर्फ हमें इतना परसेंट यानी 70% दे दे या 90% दे दे या 80% दे दे, जो भी अमाउंट फिक्स कर ले। हर बैंक अपना अलग अलग फिक्स करता है पैसे, क्योंकि बैंक को पता है कि 1,35,000 डूब गए, ये आने नहीं है। तो कस्टमर को लालच दो,
उस लालच में फंसाओ। अब कस्टमर को मान लो मैं 70% में बोलता हूं कि 70% में मैं ओटीएस कर दूंगा, यानी कि 1,35,000 का लोन है, इस 35,000 को छोड़ दे, 35,000 जो तेरा ब्याज लगा हम नहीं लेंगे, इस 1,00,000 का भी हमको 70% दे दे, यानी 70,000 दे दे, और 70,000 पे हम तेरा लोन अकाउंट बंद कर देंगे, तेरे को एनओसी दे देंगे, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे, इसका लोन नहीं चल रहा है। हाँ, एक नुकसान जो कस्टमर को होगा इससे कि इन फ्यूचर उसको कभी भी कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि इसके सिविल पे अपडेट हो जाएगा कि इस बंदे ने ओटीएस करा रखा है, सेटलमेंट करा रखा है। तो जब भी कभी भी आप, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे तो उनके लिए बता दूं कि कभी भी अगर आपको कोई लोन नहीं चल रहा है और आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो और बैंक को आपको ऑफर दे रहा है कि ओटीएस करा लो, मत कराना। अगर आपने ओटीएस करा लिया तो आप फ्यूचर में कभी लोन नहीं ले पाएंगे, आपकी सिविल जो है खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, ये तरीका है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 70% पे ही होगा, बहुत सारे बैंक अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1,50,000 का कोई लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अब बैंक ने बोला 80% पे करना है, उसने फ्लैट बोल दिया 80% पे करना है, नहीं 15 का 80% 1,20,000 होगा। उसने ये बोला ही नहीं कि आपको पे करना है कि नहीं, प्रिंसिपल, उसने बोला 1,20,000 पे करो, वो ले जाओ, एनओसी ले जाओ। अब जो कस्टमर होगा बोलेगा चल यार इनसे पीछे छुड़ा ही लेते हैं, तो पे कर देगा। तो ऐसे ही लोन जो एनपीए हो गए थे, जिनसे पैसा आने की उम्मीद नहीं थी, उनको ओटीएस का प्रलोभन दिया गया, वन टाइम सेटलमेंट के लिए बोला गया, ठीक है। और उसमें 11 बैंकों ने 61,000 करोड़ रुपए का ओटीएस रिकवर किया है, यानी कि उन लोन को, जिन कस्टमर्स को लोन दिए थे जो एनपीए हो गए थे, उनसे रिकवरी की है। अब उन 11 बैंकों के नाम क्या है और उन्होंने कितने अमाउंट रिकवर किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि 4 फाइनेंशियल ईयर का है, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर पूरे, और ये वाला जो साल चल रहा है ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। टोटल केसेस कितने थे? इसमें 38,23,432 केस सेटल किए गए, 38,23,432 का इधर सैकड़ा हजार दशा लग सकता, ठीक है। 38,23,432 के सेटल किए गए, यानी जैसे मान लो मेरा पर्सनल लोन चल रहा है तो मैं सेटलमेंट करा लिया, एक कोई किसान है वो सेटलमेंट करा, मतलब ऐसे 1 2 3 4 करके 38,23,432 केस सेटल किए गए हैं ओटीएस के थ्रू। वन टाइम सेटलमेंट याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है ओटीएस का, ठीक है। और ओटीएस कराने का मतलब है कि इन फ्यूचर आप बैन हो गए, बैंक आपको लोन नहीं देगा। सबसे पहला बैंक जिसे सबसे ज़्यादा रिकवर किया ओटीएस के थ्रू, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसने 8,87,00,000 रुपए रिकवर किए हैं, ठीक है। इसने 8,87,00,000 रुपए रिकवर किए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक ऑफ इंडिया ने 4,97,00,000 रुपए, सॉरी गलत बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं। टोटल केस कितने हैं? 38,23,432। ये टोटल केस हैं जो सेटल किए गए हैं, और इन केस से पूरा अमाउंट कितना मिला है? 61,000 करोड़ का, 61,000 करोड़ का, समझ गए। ये टोटल केसेस हैं जो सेटल किए गए हैं 38,23,432, और इनसे अमाउंट हमें कितना मिला है? 61,000 करोड़ का। अब मैं आपको बता रहा हूं उन बैंकों के बारे में जिसने सबसे ज्यादा केसेस सेटल किए हैं, अमाउंट की बात नहीं करूंगा, केस से सेटल किए, यानी कि पंजाब, शॉर्ट मिल देता हूं, पीएनबी ने 8,87,000, ये लाख में है आंकड़ा, 8,87,000 केसेस सॉल्व किए हैं, यानी कि ये इस फिगर पे ध्यान देना, ठीक है। 38,23,432 केसेस टोटल सॉल्व हुए हैं, उसमें से 8,87,000 केसेस सिर्फ पीएनबी ने सॉल्व किए हैं। बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूं। बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले 4,97,000 केसेस सॉल्व किए हैं, ठीक है, ओटीएस के थ्रू पैसे वसूल किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो इसने 4,34,000 केसेस सेटल किए हैं ओटीएस के, ठीक है। इंडियन बैंक की बात करता हूं। इंडियन बैंक जैसे आपको पता ही होगा कि अभी इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक हो गया है, तो इसने 4,27,000 केसेस सेटल किए हैं, ठीक है। केनरा बैंक की बात करता हूं। केनरा बैंक ने 4,02,000 केसेस सेटल किए हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पीएनबी ने 8,87,000, ये टोटल केस हैं जो सेटल हुए हैं, और इन केसेस से कितना मिला है? 61,000 करोड़। इन केसेस में पीएनबी के अकेले 8,87,000 केस हैं, बैंक ऑफ इंडिया के 4,97,000, बैंक ऑफ बड़ौदा के 4,34,000, इंडियन बैंक का 4,27,000 एंड केनरा बैंक का 4,02,000, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, केनरा बैंक तक बता दिया था, केनरा बैंक से आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 4,18,000 केसेस सॉल्व किए हैं, ओटीएस किए हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक के बाद आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसने
99,000 केसेस सॉल्व किए हैं, ये लाख का आंकड़ा है, ठीक है। उसके बाद में आता है यूको बैंक। यूको बैंक ने 2,38,000 केसेस सॉल्व किए हैं, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक इसने 1,33,000 केसेस सॉल्व किए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM लिख देता हूँ इसको, इसने 63,202 केसेस सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये हज़ार में आंकड़ा है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 लिख दो या चलो ठीक है, 63,202 केसेस सॉल्व किए हैं, ठीक है। और पंजाब एंड सिंध बैंक ने, PSB लिख देता हूँ, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 20,607 केसेस सॉल्व किए हैं, OTS के केसेस, जिसमें उसने कस्टमर को बोला है कि भैया इतना % पेमेंट कर दे और हम आपको NOC दे देंगे और आपको बाद में परेशान भी नहीं करेंगे। कई बैंक करते हैं कि मान लो जैसे 2 लाख का पेमेंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगा, कई बैंक बोलते हैं इसका 60% 70% पेमेंट कर दो, और कई बैंक बोलते हैं कि 2 लाख में मान लो 50,000 का आपका इंटरेस्ट है तो 50,000 तो दे मत मेरे को, ये जो 1,50,000 बचते हैं इसी में से मेरे को 70% दे दे, ठीक है। तो 15 7 105 यानी 1,05,000 दे दे, मैं सेटल कर दूंगा। ऐसे बहुत केसेस सॉल्व होते हैं। अगर आप KCC भी करोगे और बैंक में जब जाओगे तो आपको OTS का भी आएगा टाइम पे, और आपको बोला जाएगा कि OTS करो, जाओ कस्टमर को समझाओ OTS में क्या होगा। अब जैसे KCC लिमिट जिसकी चल रही है, उसकी ज़मीन फंसी पड़ी है, ठीक है। मान लो ज़मीन की वैल्यू है 20 लाख रुपये, आज नहीं तो कल, चलो मैं मानता हूँ कि प्रॉपर्टी गिरवी है, बैंक बेच नहीं सकता, लेकिन कस्टमर को भी आज नहीं तो कल अगर इस प्रॉपर्टी को बेचने जाएगा तो उसकी रजिस्ट्री हो रखी है बैंक के फेवर में, तो बिकेगी ही नहीं। यानी कि अगर कस्टमर को आगे दिक्कत होगी तो अगर OTS का उसके पास फॉर्म जाता है ऑफर कि 20 लाख मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 10 लाख का लोन है और बैंक कह रहा है कि सिर्फ 7 लाख रुपए दे दो, तो ये फार्मर बोलेगा चल 7 लाख देके निपटा लेते हैं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर कभी लोन नहीं ले पाएगा, ठीक है। समझ चुके होंगे आप लोग मेरी बात को। वन टाइम सेटलमेंट इसको बोलते हैं, OTS का फुल फॉर्म होता है, जिसमें हम अनसिक्योर्ड लेने सिक्योर्ड लोन जो नहीं आ रहे हैं उसमें हम कस्टमर को ऑफर देते हैं कि आप इतना % पे कर दो जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू है, और उसके बाद हम आपका लोन बंद कर देंगे और आपको NOC दे देंगे। टोटल 38,23,432 केसेस रिजॉल्व किए गए हैं 11 बैंकों के द्वारा, जिसका टोटल अमाउंट 61,000 करोड़ रुपए है। हाँ, जो अमाउंट मैं आपको बता रहा था, जो केसेस मैं आपको बता रहा था जो हर बैंक को द्वारा सॉल्व किए गए वो नियर अबाउट है। तो अगर आप टोटल कर रहे हो और थोड़ा बहुत आगे पीछे रह रहा है तो आप समझ जाना कि वो नियर अबाउट ही है। अब जैसे अगर मैंने बोला है कि 4,18,000 केसेस, तो मैं 100 में नहीं ले जा रहा हूँ कि 100 में 4,18,600 या 4,18,700 वो नहीं ले रहा हूँ, मैं नियर अबाउट में जा रहा हूँ 4,18,000, ठीक है, राउंड फिगर में ले रहा हूँ। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच बैंक इन टॉक्स विद ब्रुकफील्ड एंड ब्लैक रॉक टू सेल 5 to 10% स्टेक वाया QIP। कौन सा बैंक ब्रुकफील्ड और ब्लैक रॉक के साथ टाई अप में है या टच में है, और इन दोनों को, ब्रुकफील्ड को और ब्लैक रॉक को, वो 5 से 10% स्टेक अपना बेचने वाला है वाया QIP। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहले तो ये ब्रुकफील्ड क्या है और ये ब्लैक रॉक क्या है। ये चलो 5 से 10% स्टेक का मतलब समझ गया कि ये अपना कंपनी की हिस्सेदारी बेच देगा इतनी %, लेकिन ये QIP क्या है। मैं इस क्वेश्चन का पहले आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर येस बैंक, यानी येस बैंक अपनी कंपनी का जो भी शेयर है उसका 5 से 10% ब्रुकफील्ड और ब्लैक रॉक को बेचने वाला है वाया QIP। ये QIP क्या होता है ये बताता हूँ। आपको पता ही होगा कि येस बैंक में कुछ सालों पहले दिक्कत चल रही थी, मैंने आपको पहले बताया था, और इस येस बैंक को उबारने के लिए SBI आगे आया था और 45 to 46% समथिंग स्टेक क्लियर किया था, मतलब खरीदा था, ठीक है। और उसी समय RBI ने बोला था भाई खरीद रहा है लेकिन 3 साल तक तुझे किसी भी हालत में ये स्टेक 26% से कम नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब अब ऑब्वियसली बात है यार, SBI ने पैसे डाले और 1 महीने बाद ही पैसे निकालिए तो फिर ये बैंक तो डूब जाएगा ना। एक तो तुम पैसे लगा के इस बैंक को उबारना चाह रहे हो और अचानक से निकाल लोगे। तो RBI ने क्या किया, RBI ने बोला 3 साल से पहले आप 26% से कम स्टेक नहीं कर सकते हो। तो SBI ने कहा ठीक है, फिलहाल येस बैंक में SBI का जो स्टेक है वो 30% है, और अगले 3 साल तक या यूँ कहें कि 2 साल तक 26% से कम नहीं कर सकता। 3 साल का ओवरऑल था तो कुछ टाइम भी तो गुजरा है। अब मैं बात करता हूँ QIP की। QIP का पूरा नाम होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्या होता है QIP का फुल फॉर्म? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये क्या होता है? QIP का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसको बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा घुमा के बताऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैं बताऊंगा अब जिस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, हर बैंक या हर कंपनी, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हर बैंक या हर कंपनी जिनको भी पैसे की जरूरत होती है वो 2 तरीके से पैसे इकट्ठा करते हैं मार्केट से। पहला लोन लेकर, दूसरा
शेयर मार्केट के थ्रू, या शेयर बोल सकते हैं या स्टॉक बोल सकते हैं मार्केट के थ्रू। क्या होता है इसका मतलब, यानी कंपनी को लोन चाहिए या एक बैंक को लोन चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, पैसे इकट्ठे करने हैं अपनी सिचुएशन को और बेहतर करने के लिए। तो दो तरीके हैं, या तो वो लोन लेगा, ठीक है, या तो वो अपने शेयर बेचेगा, शेयर बेचेगा और शेयर बेचने के बाद क्या करेगा, उससे पैसे इकट्ठा करेगा। इन दोनों में से अमूमन जो कंपनियां या बैंक होती हैं वो किसको प्रेफर करती हैं, इसको प्रेफर करती हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को प्रेफर करती हैं। क्यों, अगर कोई कंपनी लोन ले रही है तो जितने का लोन ले रही है उतने का फिर उनको प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, एक चीज़, पहली तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी पड़ेगी उतने की, पहली दिक्कत। दूसरा, इनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो लोन लेंगे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट के थ्रू या कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक शेयर मार्केट के थ्रू पैसा इकट्ठा करे, दो फायदे हैं। पहला, कोई भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ेगा, इनको कोई भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, कल को मान लो शेयर मार्केट की वैल्यू की वैल्यू गिर जाती है या उस बैंक या कंपनी की हालत खराब हो जाती है तो सबका पैसा जाएगा, बैंक लाइबल नहीं होगा। अगर 10 रुपये का शेयर बेच रहा है और मार्केट में हाल ही में या आने वाले समय में इस वैल्यू गिर जाती है, 10 रुपये का शेयर 5 रुपये का हो जाता है, तो कंपनी तो ये बोलेगा भैया आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लिया था, हमारी कोई गलती नहीं है, हम किसी को कोई पैसा नहीं देंगे। तीन फायदे हैं यहाँ पे, इसलिए शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को ही प्रेफर करते हैं बैंक। ठीक है, अब आता हूँ आगे तरीके से अगले बैठ जा। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि आज मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या है कि क्लोजिंग का कर करके ना बहुत ज़्यादा इतना दिमाग लगाना एंड ऑल, शायद मैं स्टेबल नहीं हूँ मेंटली फ़िलहाल, बट ठीक है कोशिश करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रेफर किसको करते हैं, शेयर मार्केट को। किसको करते हैं, शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट में भी किस किस तरीके से, पहला होता है पब्लिक इशू, पब्लिक इशू। दूसरा होता है IPO। तीसरा होता है बोनस इशू, बोनस इशू। चौथा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है पब्लिक इशू। सबसे पहले पब्लिक इशू की बात करता हूँ। पब्लिक इशू मतलब होता है आपको और हमें शेयर बेच देना। हमने शेयर खरीद लिया, मान लो एयरटेल के शेयर हैं मार्केट में, तो कोई भी खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकता हूँ, आप भी खरीद सकते हैं, आपके परिवार वाले भी खरीद सकते हैं, तो कोई भी आज़ाद है, उसको पब्लिक इशू बोलते हैं। उससे क्या होगा, अब मान लो 10 रुपये का शेयर है, उसने बेचा, हमने मान लो 10 शेयर खरीदे, यानी कि हमने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए इस कंपनी में। कंपनी को कुछ आपको देना तो पड़ा नहीं, कंपनी ने बोला 100 रुपये लगा रहे हो, अब ये 100 रुपये में मान लो जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। एक तरह से ये पब्लिक इशू होता है। ठीक है, समझ गए होगे पब्लिक इशू, यानी कि कोई भी खरीद सकता है। दूसरा होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है, बहुत नाम सुन रहे हो गए आप लोग की, मतलब अभी आ रहा है LIC आ रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में पहले थी ही नहीं, जिसके शेयर मार्केट में थे ही नहीं, और पहली बार शेयर मार्केट पे अपने शेयर बेचने आ रही है, दैट इज कॉल्ड IPO। LIC के बारे में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, LIC के पहले शेयर थे ही नहीं मार्केट में, पहली बार वो आ रहा है इस शेयर मार्केट के फील्ड में, और पहली बार वो अपने शेयर इशू करने जा रहा है। तो पहली बार जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं IPO। समझ गए होंगे। तीसरे पे चलता हूँ। तीसरा है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, इसमें 4 पार्टनर्स हैं, 1 2 3 4, इन 4 पार्टनर ने पैसा लगाया। ठीक है, पैसे पे इनको प्रॉफिट भी मिला, प्रॉफिट मिला, मान लो प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये कंपनी क्या करती है, इनको पैसे ना देकर इनको बोनस दे देती है। बोनस का मतलब ये 5 लाख रुपए यानी 1,25,000 पर हुआ, 125 हुआ ना, 4 5, हाँ ठीक है, 125 इतने का, यानी कि ये पैसे भी इनको बोनस के शेयर इशू कर देगा कि भैया वो पैसे ना लो, वो शेयर आपको हम दे देंगे उतने का, और वो पैसे आप फिर से बैंक इसमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो उसको बोलते हैं बोनस इशू करना। ठीक है, और चौथा है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसी के बारे में मेरे को बात करना है बेसिकली। देखो मैं आपको QIP बता रहा था, उससे पहले QIB बता देता हूं। QIB, आपको पता है कि हम लोग शेयर खरीदते हैं, मैं खरीद सकता हूं, आप खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो शेयर के खरीदने का ही काम करती हैं, उनका काम ही होता है शेयर खरीदना, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं।
छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती, उसमें बहुत सारे क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनका मतलब कहते हैं ना इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ में, ठीक है। ऐसी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो अपने आप को सेबी के पास लिस्ट कर लेती हैं, लिस्टेड कर लेती हैं, सेबी के पास रजिस्टर्ड कर लेती हैं। सेबी के पास क्या किया, जैसे मान लो मैं हूं, बहुत बड़ी कंपनी है मेरी और मेरा काम है शेयर खरीदना बेचना, ठीक है, उसी से मेरे को जो प्रॉफिट होती है वही उसी से मेरी कंपनी चल रही है। तो ऐसी कंपनियों को सेबी के पास लिस्ट कर दिया जाता है, जिनको हम बोलते हैं QIB। QIB का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर। सिंपल से अगर आसान से शब्दों में बात करूं तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो शेयर का खरीदने बेचने का काम करती है और बहुत बड़े पैमाने पे करती हैं, ऐसा नहीं 1000-2000 का, करोड़ों अरबों रुपए का शेयर खरीदने का काम करती हैं, वो कंपनियां सेबी के पास लिस्ट होती हैं। सेबी उनको लिस्ट करता है कि कल को कोई फ्रॉड ना करे। उन सेबी के पास ऐसी कंपनियां जो लिस्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर, QIB बोलते हैं, QI बोलते हैं। ब्रुकफील्ड और ब्लैक रॉक वही कंपनियां हैं, ब्रुकफील्ड और ब्लैक रॉक वही कंपनियां हैं जो बेसिकली शेयर खरीदने का काम करती हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर हैं। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। अब अगर ये कंपनियां QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर अगर किसी भी कंपनी के किसी भी बैंक के शेयर खरीदेंगे तो उसको बोला जाता है QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मेरी बात को समझ गए होंगे। ऐसी कंपनियां जो शेयर बेचने का ही सिर्फ काम करती हैं, बेचने खरीदने का काम करती हैं, उनका जो बेचने खरीदने से जो प्रॉफिट होता है वही उनका बिजनेस होता है, उनको हम बोलते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर। क्वालिफाइड मतलब उनके पास जितने भी लोग होते हैं, काम करते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में, ठीक है। वो लोग अपने आप को सेबी में लिस्ट करते हैं। सबसे पहले उनको लिस्ट करना पड़ता है क्योंकि सेबी ही मॉनिटरिंग करता है, ऐसे सारे शेयर मतलब जो भी हैं कंपनियां उनको मॉनिटर करता है, तो उनको लिस्ट होना पड़ता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर। और QIB जब किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। और यही ब्रुकफील्ड और यही ब्लैक रॉक क्या है, QIB हैं। और ये अब खरीद रहे हैं यस बैंक में शेयर, कितना, 5-10% का। यानी कि यू कह सकते हैं कि ब्रुकफील्ड और ब्लैक रॉक QIP खरीद रहे हैं 5-10% का, किस में, यस बैंक में। समझ गए होगे मेरी बात को, आप समझ चुके होगे मेरी बात को। लेकिन एक और चीज कि QIB की कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जो सेबी ने फिक्स कर रखी हैं। पहली कंडीशन क्या है, एक QIB कंपनी का जो भी वैल्यू होगा, जो भी कैपिटल होगा, उसका 10% मिनिमम उनको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक QIB का जो भी कैपिटल होगा, मैं कह सकता हूँ कुछ भी हो जाए, उसका 10% मिनिमम इनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा, म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। या यूँ कह ले कि म्यूचुअल फंड कंपनी के QIP खरीदने होंगे, परचेज करने होंगे। समझ गए बात को? चलो फिर से समझा देता हूँ आसान शब्दों में। मान लेता हूँ एक QIB है, ठीक है, QIB है, उसकी जो पूरी वैल्यू कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं, 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की है। तो उसका सेबी के हिसाब से इस 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये इनको किसी ऐसी कंपनी में के शेयर खरीदने होंगे जो म्यूचुअल फंड में काम करती हो, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करने का। पहली कंडीशन ये हो गई कि आपको 10% किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। दूसरा कोई भी सिंगल QIB 50% से ज्यादा QIP नहीं खरीद सकती है। 50% से ज्यादा QIP नहीं खरीद सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी, मान लो यस बैंक ही है, यस बैंक ने बोला 5 से 10%, ये मान लो ये बोल देती है कि 50% मैं सेल करूंगा, तो ये अकेले एक QIB नहीं खरीद सकता, उसमें कई सारे QIB आके इन्वेस्ट करते हैं। 50 है तो मान लो 4 आ गए, तो 12.5% एक का, 12.5% दूसरे का, फिर 12.5% तीसरे का, फिर चौथे का। एक QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर, ये कंपनी जो लिस्टेड है सेबी के पास में, किसी भी कंपनी के 50% से ज्यादा QIP नहीं खरीद सकती है सिंगली। अगर हाँ वो ग्रुप में आ रहा है, झुंड में आ रहा है, खरीद सकते हैं, ठीक है। और भी क्या है, और बताता हूं। मान लो यस बैंक ने 5 से 10% का बोला है कि QIP बेचूंगा। अगर ये 5 से 10% 250 करोड़ से ज्यादा हुआ, अमाउंट की बात कर रहा हूं, ये तो 10% में है, अगर ये 5 से 10% 250 करोड़ से ज्यादा हुआ तो कम से कम 2 से ज्यादा लोग
या 2 से ज़्यादा कह लूँ QIB की जरूरत होगी, ठीक है। इफ द QIP इज ग्रेटर देन 250 करोड़ देन मिनिमम, सॉरी यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, हाय पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड रखना प्लीज। शिट, फिर से समझा देता हूँ। हाँ, अगर एक QIP है, कोई कंपनी है, मान लो यस बैंक ही है, और यस बैंक ने बोला कि मैं QIP बेचूंगा 5 से 10% का, और ये 5 से 10% 250 करोड़ हो जा रहा है, 250 करोड़ हो जा रहा है, तो 250 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर QIB होती है, वैल्यू होती है, तो मिनिमम 5 लोग चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 5 QIB आएंगे इसको लेने के लिए, 5 QIB आएंगे। अगर 250 करोड़ रुपए से कम की वैल्यू है तो 2 में से भी काम चल जाएगा, अगर 2 है कम से कम तो काम चल जाएगा। फिर से बताता हूँ, मान लो एक QIB है जिसका नाम है राहुल, या कोई भी कंपनी मान लो मेरे नाम से ये कंपनी है जो लिस्टेड है सेबी के पास में, जिसका काम है शेयर मार्केट खरीदना, शेयर खरीदना बेचना, ठीक है। अब मान लो एक कोई भी कंपनी है XYZ ने QIP बेचने के बारे में सोचा, मान लो उसने बोला कि भैया मैं 10% QIP अपने शेयर बेच रहा हूँ, QIB को बेचूंगा, और 10% की वैल्यू है वो 250 करोड़ रुपए हो जाती है। तो सेबी के हिसाब से अगर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट होगा तो कोई एक QIB नहीं खरीद सकता इसको खरीदने के लिए 5 QIB आएंगे साथ में। अगर 250 करोड़ रुपए से वैल्यू कम होती है तो 2 में भी काम चल जाएगा, लेकिन 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है तो लगभग ये यूँ कहे कि 5 या 5 से ज़्यादा QIB आएंगे साथ में, ये कंडीशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप लोग। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इवन नॉट फीलिंग वेल, चलो खैर कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सेबी इंपोजेज रिस 5 लाख फाइन ऑन विच बैंक। हाल ही में सेबी ने किस बैंक पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाया है? तो कट गए हैं कौन? एक्सिस बैंक पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाया है। क्यों? वही बताता हूँ। देखो इसने क्या है, मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन को वायलेट किया है, मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन को वायलेट किया है, रेगुलेशंस को वायलेट किया है। क्या होता है? डेप्ट कैपिटल मार्केट ऑपरेशन 2016 से 19 में इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है। वो गलती क्या है, और वो छोटी सी गलती है, तभी 5 लाख रुपए का फाइन लगा है। दरअसल इन्होंने कुछ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। मर्चेंट बैंकिंग के नाम से इनको मर्चेंट बैंकर के रूप में इनको जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जब भी ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट में बड़ा नाम है, जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और बेसिकली ऐसा कि मर्चेंट बैंकर, यानी मर्चेंट बैंकर मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनका एक्सिस बैंक में खाता है। तो अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके चल रहे हो तो आपका फर्ज बनता है, और रूल भी ये है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, उसकी जानकारी आपको सेबी को देनी पड़ेगी। दरअसल इन्होंने एक्सिस बैंक ने 2016 से लेकर 19 तक में कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया था। उन कंपनियों का नाम बताता हूँ। DHFL, दूसरा इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस लिख लो ऐसा, ठीक है। तीसरा रिलायंस होम फाइनेंस, चौथा श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। पांचवा ECL फाइनेंस, ठीक है। छठा L&T फाइनेंस, और सातवां था टाटा कैपिटल फाइनेंस। इन कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। उस इन्वेस्टमेंट की जानकारी बस इन्होंने सेबी को नहीं दी थी। इन्वेस्टमेंट आपने किया था, ओके है, लेकिन इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट की जानकारी सेबी को नहीं दी थी, जो कि देना होता है सेबी के रूल के हिसाब से। तो उस जानकारी को ना शेयर करने की वजह से एक्सिस बैंक पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है, और जो कि इनको अब पे करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनर्स विद SBI फॉर को लैंडिंग टू अफोर्डेबल हाउसिंग। हाल ही में किस कंपनी ने SBI के साथ में पार्टनरशिप किया है को लैंडिंग के लिए? किस में को लैंडिंग के लिए? अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे घर, या ऐसे घर जो कह सकते हैं कि मिडिल जो क्लास के लोग होते हैं वो खरीद सके, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग बोलते हैं। और ये एक इनिशिएटिव का हिस्सा है, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2024, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2024। ये एक इनिशिएटिव चल रहा है गवर्नमेंट का कि 2024 तक सबको घर उनका मुहैया कराया जाए, दिया जाए। तो इस फील्ड में अब श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने SBI के साथ में पार्टनरशिप कर लिया है, और जो पार्टनरशिप है वो 20:80 के रेशियो में है।
20-80 के रेशियो में, मतलब कि जो भी लोन होगा वो 20 श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का होगा और 80 किसका होगा, ये SBI का होगा। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ SBI ने इनके श्रीराम के साथ में ही नहीं किया है, इसके अलावा इसने PNB हाउसिंग के साथ में भी टाई अप किया है, PNB हाउसिंग के साथ में भी टाई अप किया है, IIFL होम लोन के साथ भी टाई अप किया है, होम फाइनेंस के साथ भी टाई अप किया है, होम फाइनेंस लिमिटेड लिख लेता हूँ, होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ में, एडलवाइस के साथ में भी टाई अप किया है, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में टाई अप किया है, हाउसिंग लिमिटेड के टाई अप किया है। ठीक है, अब इनके साथ क्या होगा, इनके साथ में अब जो भी ये लोन देंगे, जो भी ये लोन होम लोन बांटेंगे, उसमें क्या होगा, SBI का भी पैसा लगा होगा। यानी कि पहले ये पैसे देते थे जब, तो इनका खुद का पैसा लगा होता था, लेकिन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2024 का जो इनिशिएटिव चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, और अब चूंकि टाई अप हो चुका है, तो जो भी पैसे ये देंगे इन कंपनी, मतलब ये भी कंपनी जिन लोगों को भी पैसे देंगी होम लोन के रूप में, उसमें SBI का भी पैसा लगा होगा। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर्स विद Quick.id टू डिजिटाइज कस्टमर्स ऑन बोर्डिंग। हाल ही में किस बैंक ने Quick.id के साथ में एक टाई अप किया है जिससे वो अपने कस्टमर को डिजिटल रूप में अपने आप से जोड़ सके। तो उस कंपनी का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में Quick.id का टाई अप हुआ है। और क्या होगा, जिन लोगों का KYC नहीं हो रखा है बैंक में, Quick.id के थ्रू अब वो घर बैठे बैठे जो है, जिन लोगों ने नहीं करा पाया है या जो घर से दूर हैं या जा नहीं पा रहे किसी रीजन से, वो Quick.id के थ्रू अपना KYC डन करा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस आपको वीडियो कॉल करना, मतलब उधर आप जब Quick.id के थ्रू करेंगे लॉगिन, तो आप वीडियो पे ही मतलब दिखा सकते हैं अपनी ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी दिखा के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और KYC आपकी डन हो जाएगी। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक बैक्स बेस्ट बैंक अवार्ड फ्रॉम केरला बैंकर्स बॉडी। विच बैंक बैक्स बेस्ट बैंक अवार्ड फ्रॉम केरला बैंकर्स बॉडी। हाल ही में किस बैंक को केरला बैंकर्स बॉडी की तरफ से बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया है नेशन वाइड। केरल की एक संस्था है स्टेट फोरम बैंकर क्लब केरला, जो कि केरल में जो भी बैंक हैं वहाँ पे उसको रेगुलेट करते हैं। यूँ कह ले कि मतलब होती ना, बॉडी बना देते हैं, एक संगठन बना देते हैं, उस तरह की संगठन है। इस संगठन ने भारत के सबसे बेस्ट बैंक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को चुना है और इसका जो चयन किया गया है वो 360 डिग्री परफॉर्मेंस के बेस पे किया गया है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस के बेस पे इसका चयन किया गया, यानी कि हर तरीके से देखा जाए, चाहे मैं उसको लोन के पैमाने पे देखूँ, चाहे मैं यूँ कह लूँ कि जमा के रूप में देख लूँ या डिपॉजिट के रूप में देख लूँ, हर तरीके से इस बैंक ने इनके हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसको बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया है केरला बैंकर्स बॉडी, यूँ कह ली स्टेट फोरम बैंकर्स क्लब केरला के द्वारा। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक्स टू सेल फ्यूचर रिटेल लोन टू ARC। किस बैंक ने फ्यूचर रिटेल के लोन को NPA घोषित कर दिया है और वो उसको ARC को देने वाला है। ARC मतलब समझिए क्या होगे, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और जैसे ही एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है तो ये समझ जाने की नीलामी होने वाली। तो इंडसइंड बैंक का NPA चल गया है फ्यूचर लोन का। तो इन्होंने क्या किया है, इसको ARC को देने का फैसला लिया है। बेसिकली दो कंपनियाँ हैं, एक तो फ्यूचर रिटेल है जिसका प्राइस 195 करोड़ का लोन था टोटल, और दूसरा है एशियन होटल दिल्ली जिसका 105 करोड़ का टोटल जो है कह सकते हैं यार, फ्यूचर रिटेल का 195 करोड़ नहीं है, 142 करोड़ है, 142 करोड़ है। फ्यूचर रिटेल का जो लोन अमाउंट था वो 142 करोड़ रुपए था और एशियन होटल दिल्ली का था 105 करोड़ रुपए का। टोटल मिला के होते हैं 247 करोड़। ठीक है, 247 करोड़ रुपए का NPA है इंडसइंड बैंक का। मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों कंपनियों ने पैसे लिए और चुकाए नहीं। तो जो कंसिडरेशन प्राइस रखा है इंडसइंड बैंक ने इन दोनों का, कंसिडरेशन प्राइस क्या होता है बताता हूँ। कंसिडरेशन प्राइस वो 195 करोड़ रुपए का रखा गया है। ठीक है, मतलब टोटल लोन कितने का था, 247 करोड़ रुपए का इतना देना था, लेकिन कंसिडरेशन प्राइस यानी कि नीलामी की जो बोली लगी वो 195 करोड़ रुपए से शुरू होगी। ये कंसिडरेशन प्राइस बोलते हैं कि इस अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर जाएगा। और टोटल जो लोन अमाउंट डिफॉल्ट हुआ है 247 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक है जो फ्यूचर रिटेल और एशियन होटल दिल्ली की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको बेचने वाला है ARC के थ्रू, और उसका जो कंसिडरेशन प्राइस रखा गया है वो 195 करोड़ रुपए रखा गया है और टोटल लोन अमाउंट मिला के 247 करोड़ रुपए रखा गया है। तो आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ यहाँ पे।
और आप लोगों को फिर से बता दूं कि बैंकर्स किंगडम और बैंकिंग सीखो अब एक ही चैनल है। आगे से जो भी मेरी वीडियोस आएंगे वो बैंकर्स किंगडम पे नहीं आएंगे। जैसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते थे वो बैंकर्स किंगडम पे आते रहेंगे, मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। लेकिन अब जो भी मेरी वीडियोस आएंगे वो बैंकिंग सीखो पे आएंगे। इसके अलावा मेरा नंबर लगभग हर लोगों के पास में है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो या बैंक एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं नंबर होगा तो आप मुझे टेलीग्राम कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी मैं आपको आप बता दूंगा। और जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मेरे ग्रुप से जुड़ जाएँ, मैं उनको हमारे बैंकिंग सीखो वाले ग्रुप से जोड़ लूँगा। नहीं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च मार सकते हैं बैंकिंग सीखो और वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी हम मॉक लॉन्च करने वाले हैं और उस मॉक में हमने कोशिश की है कि हम उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर पाएँ, उस तरह का कंटेंट रख पाएँ कि आप रिलेट कर पाएँ। क्योंकि हम एग्ज़ाम दे रखे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट में जिन लोग भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो लोग भी मॉक लॉन्च कर रहे हैं, कहीं से भी कोई रिलेवेंट नहीं है। मैं पहले बोलता था कि अड्डा का करो, बट अड्डा मैं ये बोलता था कि अड्डा का सही है। रीज़न क्या है कि बहुत हाई लेवल रखता है, हालांकि इतना आता नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आप इस लेवल की तैयारी करोगे तो शायद निकाल पाओ। लेकिन अब मैं अड्डा को भी नहीं बोलूँगा क्योंकि अड्डा बहुत डिमोटिवेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल रख दे रहा है। तो इसलिए मैं मॉक लाने जा रहा हूँ, हम मॉक लाने जा रहे हैं। आगे से हमारी जो भी वीडियोस होंगी वो बैंकिंग सीखो चैनल पे आएगी और अपना बेस्ट देंगे आप लोग की तैयारी के लिए। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमारे पास हमें किसी ने नहीं बताया था कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कोई सोर्स नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं था। लेकिन अब हम हैं तो हम जितना हो सकता है अपने बेस्ट देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। बहुत जल्दी मॉक लॉन्च करूँगा और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अगले 3-4 दिन में मैं फिर से वीडियो लाऊँगा फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तब तक के लिए बाय।